आप सुन रहे हैं उपन्यास झूठा सच। अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से जो है यहाँ पे तारा और असद की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन सांप्रदायिक दंगों के बीच ये उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। इनके भी मन में है कि आगे भविष्य क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों ने जो रूप ले लिया है, उसमें ये अपने सपनों को साकार करने के बारे में उस रूप में सोच भी नहीं सकते। और जयदेव अभी तो वो अपनी बहन का पूरी तरीके से साथ दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसका लगाव जो है कनक के साथ है। लेकिन देखिए आगे होता है क्या? यहाँ पे जयदेव की अंतिम नींद को गली पार से सुनाई देती खुशहाल सिंह की मधुर सुराली आसा दीवार थपथपा कर जगा रही थी। यानी जो सुरीली आसा दीवार जो है, वो खुशहाल सिंह जो गायन करते थे, उससे जो जयदेव है उनकी नींद जो है वो थपथपा कर उन्हें जगा रही थी उनकी खाट के समीप। ये मास्टर जी अपने बेसुरे स्वर में जय जय पिता परम आनंद दाता, यानी जैसे ही वो आशा दीवार थपथपा मतलब कि वो जिस तरीके से गली में उनकी आवाज़ गूंजती, तो इनके पिताजी भी अपना शुरू कर देते जय जय पिता परम अन्नदाता गाना। आरंभ कर आशा दीवार का रस रंग भंग करने लगते। जयदेव मास्टर जी के भजन का अनसुना कर आशा दीवार पर ध्यान केंद्रित करने लेने का यत्न कर रहा था। खुशहाल सिंह का गीत समाप्त हो तो वो उठे। सिर खिजर का इस्तीफा मंजूर, गवर्नर ने हुकूमत संभाल ली है। अखबार वालों की तीखी ऊंची पुकार सुनाई देगी। सप्ताह जयदेव की ड्यूटी दिन में होने के कारण रात के समाचारों का उसे कुछ ज्ञान नहीं था। वो खाट से उछलकर तुरंत गली में उतर आया। डॉक्टर प्रभुदयाल नित्य पैरोकार खरीदता ही था, तो गोविंद राम कभी छत्रपति दैनिक और कभी प्रताप खरीदते थे। अखबार वाला डॉक्टर के मकान के किवाड़ों में पत्र को फंसा गया था। जयदेव ने पत्र लेकर देखा। समाचार ने लोगों को चौंका दिया। समाचार था कल रात 10 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर सर खिजर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करके नए मंत्रिमंडल की स्थापना हो सकने तक पंजाब का शासन अपने हाथों में ले लिया। यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए सब ऑर्डिनेंस लागू रहेंगे। जदयू बाजार जाकर सियासत यानी मुस्लिम दैनिक पत्र की भी एक प्रति ले आया। सियासत में ये समाचार दूसरे ढंग से था। सर खिजर ने लोगों का हक मंजूर किया। नवाब ममदूद की रहनुमाई में लीग की वजारत के मेंबरों के बारे में कयासात। पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त, लीग की वजारत के लिए रास्ता साफ। डॉक्टर गली में शोर सुनकर नींद का गुलाबी रंग आंखों में ले जीना उतर कर आ गया। समाचार अपनी आंखों से पढ़कर डॉक्टर को विश्वास करना ही पड़ा। झुंझला कर बोला, आखिर खिजर लोग के आंदोलन से दब गया। लीग का रास्ता साफ हो गया। पुलिस वाले अब सब मुसलमान हैं। कांग्रेस के सत्याग्रहियों पर कैसे निर्दयतापूर्वक लाठी बरसाते थे। लीगी वॉलंटियरों को ऐसे मारते जैसे पुचकार रहे हों। मास्टर भी गली में उतर आए थे। बोले, मुसलमान यूनियनिस्ट हो या लीगी, सब मिले हुए हैं। गोविंद राम समाचार से परेशान थे। बोले, अब तो मुल्लाओं का राज होगा। अब क्या इंसाफ होगा? मुसलमान वजीर तो यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री के जमाने में भी मनमानी करते थे। जयदेव ने सुझाया, गवर्नर तो झंडे को ही प्रोत्साहन देगा, पाकिस्तान की मांग को क्या स्वीकार करेगा? लीग के प्रदर्शनों के खिलाफ ऑर्डिनेंस तो कायम है। खिजर को कम से कम अपनी मिनिस्ट्री का तो ख्याल था। गोविंद राम ने ऊंचे स्वर में विरोध किया, ये लंबी चौड़ी अखबारी बातें रहने दो। हम तो आंखों देखी बात कहते हैं। लड़ाई के जमाने में अच्छा वाला इंसाफ था। पिछले बरस से गवर्नर ने महकमे वजीरों को सौंप दिए हैं, तब से मुसलमान या जाट भरते ही आ रहे हैं। जयदेव की ड्यूटी दफ्तर में सुबह की थी। सालमी दरवाजे के बाहर तक वो तारा के साथ जाता था। कॉलेज में बीए की परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी हो गई थी, परंतु तारा नित्य लाइब्रेरी जाती। सालमी दरवाजे से जयदेव चारदीवारी के बाग से अनारकली की ओर घूम जाता और तारा निस्तब रोड की ओर चली जाती। तारा और जयदेव अभी सालमी के भीतर ही थे कि बहुत ऊंचे लगाए जाते नारों की आसपास सी गूंज सुनाई दी। वे सालमी से बाहर निकले तो रेलवे रोड पर लुहारी दरवाजे की ओर मुस्लिम लीगों के सैकड़ों हरे झंडे उठाए बहुत बड़ा जुलूस जा रहा था। लाहौर में मार्च के आरंभ में सुबह सुबह वायु में सर्दी की कुछ सिरन रहती, परंतु जुलूस के लोगों के चेहरे नारों की चिल्लाहट के श्रम और उत्तेजना से सुर्ख होकर पसीने से चमक रहे। बिल्कुल नए नारे लग रहे थे। नई खबर आई है, खिजर हमारा भाई है, अल्लाह अकबर, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान लेके रहेंगे, लीग की वजारत कायम हो, कैदे आजम जिंदाबाद, बिहार को भूलो मत। रेलवे रोड जुलूस से रुक जाने के कारण सालमी के भीतर से आए ग्वाल मंडी मेडिकल कॉलेज निस्तब रोड और माल रोड की ओर जाने वाले टांगे, बाइसिकल और पैदल लोग प्रतीक्षा में खड़े थे। बहुत भारी जमा हो गया था जुलूस में। सल्तनत शाही मुर्दाबाद, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, खिजर मुर्दाबाद, टोड़ी बच्चा हाय हाय के स्थान पे खिजर जिंदाबाद और खिजर हमारा भाई है के नारे लग रहे थे। जुलूस व्यवहार और मुद्रा संकट और अत्याचार सहन करने की तत्परता में जमकर चलने की नहीं, बल्कि बल प्रदर्शन से धमकी देने की थी। उसे देखकर सहानुभूति नहीं, आतंक अनुभव होता। जयदेव बाग के रास्ते लुहारी की ओर न जाकर तारा के समीप रहा और बोला, आज रंग अच्छा नहीं दिखता, लौट ही जाओ तो अच्छा है।
तारा ने बेपसी में कहा, कॉलेज के पुस्तकालय में जाकर स्मिथ की पुस्तक से नोट लेना आवश्यक है, परीक्षा में अब दिन ही कितने रह गए। जुलूस निकल गया तो जयदेव ने परामर्श दिया, तुम टांगे पर चली जाओ, लौटते समय भी स्थिति देख लेना, किसी के साथ आ जाना या टांगा कर लेना। उसने कुछ दाम जेब से निकालकर तारा के हाथ में दे दिए। जयदेव जुलूस के पीछे पीछे अनारकली से होकर गणपत रोड पहुंचा। सभी लोग विस्मित थे, क्या होगा। जयदेव टेलीप्रिंटर पर से उतरे कागजों पर नया समाचार देखने लगा। त्यागपत्र के संबंध में खिजर का बयान आया था। जयदेव बयान पढ़ना ही चाहता था कि दरवाजे से नरेंद्र सिंह की पुकार सुनाई दी, क्यों भाई पुरी, ये सब क्या तमाशा करवा रहे हैं। जयदेव ने कागज आंखों के सामने से हटाकर उसे उत्तर दिया, आओ। नरेंद्र ने पूछा, कोई और खबर आई है। हाँ, खिजर का बयान इस्तीफे के बारे में। जयदेव ने उत्तर दिया और पढ़कर बताया, खिजर कहता है क्योंकि इटली की 16 फरवरी की अक्तब में कहा गया है 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग में जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा ब्रिटिश सरकार उसी को स्थानीय शासन देगी, इसलिए नए सिरे से मंत्रिमंडलों के निर्माण का अवसर दिया जाना चाहिए। ये क्यों, खिजर अब अपनी यूनियनिस्ट हुकूमत नहीं चाहता। नरेंद्र सिंह ने संदेह प्रकट किया, क्या यूनियनिस्ट पार्टी को खत्म कर रहा है। ये बयान खिजर का नहीं, गवर्नर जॉकिंस का है। मतलब है कि सब पार्टियों को लड़ने के लिए मौका और प्रोवोकेशन उत्तेजना दिया जाए। जयदेव ने कहा, रात 10 बजे तो खिजर ने इस्तीफा दे दिया, 2-3 बजे अखबार छपने चला जाता है। इतने ही वक्त में गवर्नर ने दिल्ली से भी राय ले ली, इस्तीफा मंजूर हो गया, खबर गजट भी कर दी गई। जाहिर है प्लान पहले से होगा। एक बात सुनो नरेंद्र, तजनी दास से काटते हुए अंग्रेजी में बोला, सुना है खिजर हर बात में डॉक्टर राधे बिहारी की राय लेता है। कम से कम उसने अपना इस्तीफा अपने कैबिनेट में डिसीजन यानी डिस्कस तो किया होगा। कांग्रेस के भी 2 मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने क्या कहा होगा। अब इन लोगों की क्या राय है, क्या कांग्रेस लेकी मिनिस्ट्री में साथ देंगे या नहीं। टेलीप्रिंटर खटखट कर रहा था, नया समाचार आ रहा था। जयदेव नरेंद्र के साथ टेलीप्रिंटर पर झुककर टाइप होता समाचार एक एक सब पढ़ने लगा। गवर्नर ने पंजाब असेंबली में बहुमत पार्टी मुस्लिम लीग के नेता खान ममदूट को नया मंत्रिमंडल बनाने के विषय में परामर्श के लिए बुलाया। आज 3 मार्च के लिए निश्चित पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट अधिवेशन के पहले नया मंत्रिमंडल बन जाना जरूरी है। ठीक तो है, नरेंद्र सिंह बोला, जब तक शासन के लिए जिम्मेवार मंत्रिमंडल मौजूद नहीं और असेंबली में कार्रवाई तो होगा नहीं। टेलीप्रिंटर पर समाचार की एक और पंक्ति टाइप हो गई, आशा है कि खान ममनूट असेंबली के अधिवेशन में ही अपने मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा करेंगे। दफ्तर में अभी कशिश जी और बनारसी दास आए भी नहीं थे। पुरी ने दूसरे कमरे में जाकर डॉक्टर राधे बिहारी के यहाँ से कुछ पता पाने के लिए फोन किया। लौट कर उसने नरेंद्र को बताया, खिजर ने इस्तीफा देने से पहले कैबिनेट के किसी भी मंत्री से कोई सलाह ही नहीं ली। डॉक्टर साहब सिख मिशनरी कॉलेज में मास्टर तारा सिंह से सलाह करने गए, वहां से असेंबली चैम्बर आए। इंद्रनाथ और भगत राम भी आ गए। सभी लोग उत्तेजित थे, जाने क्या होने वाला, क्या लीग की मिनिस्ट्री में सबके सब मुसलमान ही होंगे। पूरी घड़ी देखकर नरेंद्र से बोला, 11 तो बज ही रहे हैं, असेंबली का अधिवेशन शुरू होने वाला है, कुछ ही देर बैठो, हो सकता है फिर खबर आए। नरेंद्र चला गया, तभी इंद्रनाथ, भगत राम और जयदेव उत्तेजना के कारण काम आरंभ नहीं कर पाए। अनुमानों पर बात चलती रही। 12:30 के लगभग फोन आया। इंद्रनाथ ने फोन सुनकर बताया, खान ममदूट अभी तक मंत्रिमंडल के नाम के गवर्नर के सामने पेश ही नहीं किया है, इसलिए गवर्नर मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर को शासन की जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार नहीं है। असेंबली का अधिवेशन आज के लिए स्थगित हो गया। तो जिस इंतजार में ये लोग इतनी देर बैठे थे वो तो मंत्रिमंडल का कुछ पता चला नहीं। लीग के और विरोधी पार्टियों के मेंबर अपनी अपनी पार्टियों के कमरों में अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में मास्टर तारा सिंह कुछ अन्य बड़े नेताओं को भी सम्मिलित किए हुए हैं। संवाददाताओं को भीतर नहीं लिया गया, लेकिन बाहर सुनाई देते शोर से अनुमान है कि दोनों ही मीटिंगों में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। अनुमान है कि विरोधी दल खिजर के त्यागपत्र को अवैधानिक समझता है और उनका निश्चय है कि किसी भी हालत में लीग की मिनिस्ट्री कायम नहीं होने देंगे। लीग पार्टी मंत्रिमंडल बनाने और शासन का अधिकार पाने के लिए तुली हुई है। असेंबली चैम्बर के सामने लीग के समर्थकों की बहुत बड़ी भीड़ लोगों की लीग की वजारत और पाकिस्तान के लिए नारे लगा रही है। बहुत बड़ी तादाद में मुशल्ला यानी सशस्त्र पुलिस को बुलाकर असेंबली चैम्बर को घेर लिया गया है। भगत राम के सुझाव से जयदेव ने तुरंत स्टोरी यानी समाचार तैयार की। शीर्षक दिया, फिरका परस्त वजारत की पहली नाकामयाबी। समाचार का अभिप्राय था, क्या केवल एक सांप्रदायिक दल का मंत्रिमंडल व्यवहारिक और जनता के विश्वास के योग्य होगा, उससे शांति और सुव्यवस्था क्या हो सकेगी। भगत राम का विचार था, शायद कशिश जी इस समाचार और चैम्बर से मिलने वाले समाचारों को लेकर सप्लीमेंट्री बेसिस अंक निकालना चाहे। जयदेव समाचार लेकर कशिश जी की राय लेने पहुंचा तो कशिश जी ने उंगलियों में जलता सिगरेट मेज के कोच पर रखकर समाचार को ध्यान से पढ़ा, चश्मा उतार कर आंखें मली और अंग्रेजी में बोले, ठीक ख्याल है, मौका है सप्लीमेंट्री का, 2:30-3 बजे और भी सेंसेशनल खबर मिलेगी। कैबिनेट बन जाने दो और ना बन पाए भी तब भी लिखा जाएगा। बाबू बनारसी दास से पूछ लो, सप्लीमेंट्री के लिए कुछ तो स्टैंडिंग ऑर्डर होगा। बनारसी दास जी का तो आज डे ऑफ है, छुट्टी है। जयदेव ने याद दिलाया। ओह गुडनेस, कसी जी ने मेज पर हाथ पटका। गुलाब सिंह तो हैं, तुम भी तो नेशनल पब्लिसिटी की फाइल देख सकते हो या इन्हें फ़ोन करके भल्लूसा कल्लासू कन्हाचंद खेम सिंह होजरी के लिए बात कर सकते हो।
ये सब तुम लोगों को सीखना चाहिए ना। 250-300 का स्पेस ना हुआ तो सप्लीमेंट्री क्या छपेंगे। गो हरी अप, मेक हेस्ट। बनारसीदास जयदेव को विज्ञापन के रहस्यों से दूर ही रखते थे। जयदेव, गुलाब सिंह और इंद्रनाथ फाइलें देखकर और फोन पर सप्लीमेंट्री के लिए विज्ञापनों का प्रबंध करने लगे। 2 बजे महेश ने फिर स्टोरी दी। असेंबली चैम्बर की सीढ़ियों पर मास्टर तारा सिंह ने मुस्लिम लीग को ललकार के मुकाबले में तलवार खींच ली। जिस समय मास्टर तारा सिंह कांग्रेसी, अकाली और हिंदुस्तान के मेंबरों के साथ असेंबली चैम्बर से बाहर निकले, हजारों की तादाद में चैम्बर के सामने जमा मुस्लिम लीगी भीड़ ने नाराए हैदरी या अली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मास्टर तारा सिंह और हिंदू सिख मेंबर भीड़ के सामने एक साथ खड़े हो गए। मास्टर तारा सिंह ने गगनभेदी नारा लगाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। भीड़ जवाब में और भी ऊंचे नारे लगाकर ललकारती हुई आगे बढ़ी। मास्टर तारा सिंह ने कृपाण खींचकर भीड़ को चुनौती दी, जिसमें हौसला हो आ जाए, यहाँ ही फैसला हो जाएगा। सशस्त्र पुलिस ने तुरंत बीच में आकर हालत को काबू किया और विरोधी दलों को दूर दूर किया। कांग्रेस, अकाली दल और हिंदू महासभा का सर्वसम्मति से संयुक्त निश्चय की गवर्नर द्वारा यूनियन मिनिस्ट्री की बर्खास्तगी अवैधानिक है, इसलिए मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल और सरकार को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। नया समाचार लेकर भगत सिंह कशिश के सामने आए। गुड वी मस्ट हैव यू सप्लीमेंट्री। केवल आधे पृष्ठ के लिए विज्ञापनों का प्रबंध हो पाया। कशिश जी इस बात से असंतुष्ट थे। उन्होंने भगत राम पुरी और इंद्रनाथ को समझाया, एडवर्टाइजमेंट और द स्टीम ऑफ द शिप ऑफ जर्नलिज्म। पैरोकार का सप्लीमेंट्री छत्रपति सियासत प्रताप जमींदार से पीछे न रह जाए, इसलिए मैटर तुरंत प्रेस में भेज दिया गया। विशेषांक में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान की ओर से भी एक सूचना थी। सर खिजरे हयात के इस्तीफा देकर शासन का उत्तरदायित्व त्याग देने से आशंका में और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गया था। जनता से अनुरोध है कि संध्या 6 बजे भारत इंश्योरेंस बिल्डिंग के मैदान पर सभा में आए और सांप्रदायिक उत्तेजना से दूर कर राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से इस स्थिति पर विचार करें। जदयू संध्या 6:30 के कुछ बाद भारत इंश्योरेंस बिल्डिंग के मैदान में पहुंचा। अच्छी खासी भीड़ थी। मंच पर खड़े नगर कांग्रेस के प्रधान कॉमरेड कपूर बोल रहे थे, हाजरीन जलसा, सभा में उपस्थित आपसे यानी इल्तजा प्रार्थना है कि इस जलसे के मकसद को ख्याल में रखकर यूनियन मिनिस्ट्री के इस्तीफे से जो सिचुएशन पैदा हुई उसके बारे में और इस हालात में अमन शांति कायम रखने और मुल्क और कौम के मुफाद के लिए हमारा क्या फ़र्ज है, इसी मजमून पर आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस वक्त हमें इस्तहास नहीं सजी से काम लेना है, वरना इस जलसे का मकसद पूरा नहीं होगा। आपसे यह भी गुजारिश है कि जो साहबान तकरीर फरमाना चाहे चेयर से इजाज़त लेने की मेहरबानी करें। प्रकट था कि लोग सभापति के आज्ञा बिना जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद नहीं थे, न डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, न भीमसेन सच्चर। कांग्रेस के कुछ स्वयंसेवक और साधारण कार्यकर्ता थे, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जिन्हें जयदेव पहचानता था अधिक संख्या में थे। रतन भी था वहां पे। एक सज्जन बोलने के लिए मंच पर आगे बढ़े। आते ही उन्होंने दाएं हाथ की मुट्ठी हवा में चलाकर घोषणा की, पंजाब हमारा है, हम पंजाब में पाकिस्तान हरगिज नहीं बनने देंगे। हम ना लीग की परवाह करते हैं ना कांग्रेस की। जब तक हमारी नसों में खून है, हम लीग की वजारत कायम नहीं होने देंगे। जिसमें ताकत हो सामने आ जाए। छिप छिप कर दगाबाजी करने से क्या होता है। श्रोताओं ने जोर से ताली बजा दी। किसी ने नारा दिया, नाराय बजरंगी। उत्तर में ओंकार, हर हर महादेव। सभापति ने मेज पर हाथ मारकर वक्ता को चुप कराना चाहा, लेकिन वो बोलता ही रहा। एक दूसरे वक्ता बोले, सृष्टि के आदि से इस देश को आर्यावर्त कहा गया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश, इस वेदों में पंचनद कहा गया है। यहाँ पाकिस्तान कैसे बन सकता है। जो पाकिस्तान बनाना चाहता है वो अरब जाए। गांधी और कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रही है। कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू हकों का कुर्बान करती आई है। आज मुसलमान और लीग की इतनी हिम्मत है कि वे आधा मुल्क मांग रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ये भी देने को तैयार हो गए हैं ताकि उन्हें वजारत की कुर्सियां मिल जाए। लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना की अगली मांग पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत की होगी। जो औरंगजेब नहीं कर सका, मोहम्मद अली जिन्ना करना चाहता है। हमारे कॉलेजों पर नारे लगाए जाते हैं, हंस के लेंगे यानी हंस के लेंगे पाकिस्तान, खून से लेंगे हिंदुस्तान। शेम शेम के नारे लगने लगे। वक्ता ने पूछा, क्या आप सिर झुकाकर सब कुछ बर्दाश्त करते जाएंगे। हरगिज नहीं। सभा के चारों ओर खड़े लोगों ने उत्तर दिया। फिर नाराय बजरंगी गूंजने लगा। सभापति कॉमरेड कपूर ने कई बार मेज पर हाथ मार मारकर बीच में टोका, हजरत आप आज के जलसे के मजमून पर बोलिए। लेकिन वक्ता अखंड भारत की अखंडता पर भाषण देते ही चला जा रहा था। ये भाषण समाप्त होते ही सभापति ने उठकर सभा को संबोधन किया। साहबान, मैं आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि इस जलसे में निहायत बेतरतीब से काम हो रहा है। ये जलसा शहर कांग्रेस की तरफ से मुनकिद आयोजित किया गया है, लेकिन यहाँ तकरीरें कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक नहीं हो रही है, इसलिए मैं मजबूरन इस जलसे को बर्खास्त करता हूँ। पैरोकार का नगर संवाददाता महेश जयदेव को देख उसके समीप आकर बोला, इन तकरीरों की क्या रिपोर्ट लो। जिक्र न करना ही बेहतर है। कॉमरेड कपूर की तकरीर की ही रिपोर्ट दे देना काफ़ी। अच्छा किया, जलसा बर्खास्त कर दिया गया।
कॉमरेड कपूर मंच से उतर आए थे। स्वयंसेवक मंच पर बिछी चादरें और दरिया समेटने लगे। सभा को घेर कर खड़ी लड़कों की दीवारों के पीछे से बहुत से जोर से नारे सुनाई दिए, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, हर हर महादेव। लोगों ने घूमकर देखा। सुरमई पगड़ी बांधे और लंबी तलवार कमर से लटकाए ठिगने कद के मास्टर तारा सिंह और उनके साथ साथ धोती फटकारते डॉक्टर गोपीचंद भार्गव चले आ रहे थे। उन्हें देखकर कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने दरिया और चादरें बिछी रहने दी। जदयू ने महेश की ओर घूमकर कहा, अब शायद कोई काम की बात हो। मास्टर तारा सिंह ने प्रधान की अनुमति की प्रतीक्षा न कर अपना भाषण शुरू किया। हम पंजाब में मुसलमानों की हुकूमत हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग तारीख को मत भूलिए। सिख कौम मुसलमानों के खिलाफ लड़ कर कर ही इतनी बड़ी हुई है। अगर हमें मुसलमानों की हुकूमत बर्दाश्त करनी है तो भी दशमेश यानी गुरु गोबिंद सिंह ने अवतारों किस लिए धारण किया था। जदयू के रोए खड़े हो गए। मास्टर तारा सिंह कहते गए, लीग का ख्याल है कि यूनियन मिनिस्ट्री तोड़कर वे लोग पंजाब में लीग की हुकूमत से पाकिस्तान की बुनियाद डाल देंगे। उन्हें खाम ख्याली छोड़ देनी चाहिए। हम पंजाब में लीग की मिनिस्ट्री एक दिन भी नहीं चलने देंगे। अपने कंधों पर किसी का हाथ अनुभव कर जदयू ने घूम कर देखा। नरेंद्र और असद दिखाई दिए। जदयू के मुख से निकल गया, ये आदमी तो आग बरसा रहा है। ये असेंबली हाल के सामने क्या बरसा आया है मालूम नहीं, नरेंद्र सिंह बोला। महेश असेंबली चैम्बर के सामने की घटना सुनाने लगा। मास्टर तारा सिंह ने तैस में तलवार खींच ली। इसका असर अच्छा नहीं होगा। मास्टर तारा सिंह के बाद डॉक्टर गोपी, वो भी भार्गव बोले। डॉक्टर भार्गव ने कहा, आप लोग यकीन रखें, हम पाकिस्तान हरगिज नहीं बनने देंगे। लीग ने कोशिश पैदा करके हमारी यूनियन वजारत को खत्म किया है। हम भी लीग की वजारत नहीं बनने देंगे। हम असेंबली के अंदर कदम कदम पर लीग से जुड़ेंगे। आप लोग असेंबली के बाहर उनका मुकाबला कीजिए। असद ने मुस्कुरा कर कहा, बढ़िया चालाक आदमी है, ये असेंबली की कुर्सी पर बैठ कर लड़ेगा। हमारा काम ईंट पत्थर से लड़ना रहेगा। इन्हें खिजर की गद्दारी से कोई नाराजगी नहीं है, जिसने सब साजिश की। गवर्नर और थोड़ी खिजर की साजिश को फेल करने का ख्याल नहीं, ये सिर्फ लीग से लड़ेंगे। असेंबली में खिजर की मेजॉरिटी है, उसने इस्तीफा दे दिया। क्यों? अगर खिजर से काम नहीं हो सकता था तो उसे कैबिनेट के मामले पर गौर करना चाहिए। यूनियन पार्टी में इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए था। उसका इस्तीफा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ है। कांग्रेस के कैबिनेट मेंबरों को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ लीग को धमकी दे रहे हैं। लीग खिजर की मिनिस्ट्री को कैसे तोड़ सकती थी? मिनिस्ट्री तो खिजर और गवर्नर ने तोड़ी है। नरेंद्र बोला, सबसे होशियार खिजर निकला। कांग्रेसी और हिंदू उसे अपना बता रहे हैं। लीग वाले नारे लगा रहे हैं, खिजर हमारा भाई है। जॉकिस का तो हमेशा से वो अपना है। ये लोग भारत इंश्योरेंस बिल्डिंग से अनारकली और माल रोड के चौराहे तक पहुंचे थे। असद ने लकी लाइन की ओर से साइकिल पर आते एक आदमी को पुकार लिया। अब्दुल, कहाँ घूम रहे हो? माल रोड पर कांग्रेसियों का जुलूस देखने आया था। आज सालों की कलई खुल गई, अब्दुल ने कहा। उसका गला बैठा हुआ था। गले को क्या हुआ? क्या सुबह के जुलूस में शामिल था? जरूर था। सुना है नई खबर आई है, खिजर तोड़ी बच्चा तुम्हारा भाई है। क्या लीग का मेंबर बन गया? असद ने पूछा। आखिर तो मुसलमान है, तुम्हारी तरह काफिर तो नहीं, अब्दुल बोला। आज तुम्हारी कांग्रेसियों की कलई तो खुल गई, किसी रोज तुम कम्युनिस्टों की भी खुलेगी। क्या कलई खुल गई? असद ने पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? अब्दुल ने अविश्वास प्रकट किया। शाम को यूनियन कैबिनेट के कांग्रेसी मिनिस्टर ने माल रोड पर से जुलूस निकाला। कांग्रेसियों ने अपने झंडों में हरा रंग फाड़ दिया। हम तो खुश हैं। अब तो कांग्रेस ने मान लिया कि मुसलमान उनके साथ नहीं है। कायदे आजम तो हमेशा से कहते थे कि कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, वह हिंदुओं की ही जमायत है। सच कह रहे हो? तुमने झंडा खुद देखा या सिर्फ सुना है? असद ने चिंता से पूछा। मैंने देखा है और हजारों आदमियों की मौजूदगी में देखा है। मैं तो जुलूस के पीछे पीछे असेंबली हाल तक गया था। तारा सिंह ने तलवार खींचकर धमकी दी है। आ जाए जिसके कलेजे में दम है। अभी खालसा ने इस्लाम की तेग नहीं देखी है, तभी छुरी दिखाकर धमकाता है। उसका ख्याल है धमकियां देने से कांग्रेसियों और अकालियों का राज हो जाएगा। पंजाब में हुकूमत होगी मुसलमानों की। तजल्ली दिन को कौन दबा सकता है? इसके बाद जयदेव, असद और नरेंद्र कुछ देर चुपचाप चलते गए। उनमें कोई बात नहीं हो पाई। वे लोग आधी अनारकली लांघ चुके थे तो असद बोला, सुना है लीग के प्रोग्रेसिव लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर मिनिस्ट्री बनाने की तजवीज की है। जिन्ना साहब के यहाँ भेजी है। अगर कांग्रेस का यह रुख है तो फिर क्या होगा? मिनिस्ट्री वो इस वक्त सिर्फ लीग बना सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। लीग कांग्रेस का झगड़ा हिंदू मुसलमान का झगड़ा बन चुका है। ये झगड़े का फैसला दोबारा चुनाव से तो हो ही नहीं सकता। यूनियन या इंडिपेंडेंट सीटें भी हिंदू मुसलमान में बांट दी जाएंगी। कम्युनल बेसिस सांप्रदायिक आधार पर चुनाव का फल अब पका है। इस झगड़े का फैसला या तो आपसी मतभेद से हो सकता है या तारा सिंह और अलाम किस्सों की तलवारों से। इसका मतलब है पंजाब से या तो हिंदू खत्म हो जाए या मुसलमान, या हमेशा के लिए अंग्रेजों की हुकूमत रहे।
जदयू और नरेंद्र सिंह चुपचाप रहे। नरेंद्र, असद और पुरी अनारकली में शिवालय के समीप पहुंचे तो बीच बाजार में 150-200 आदमियों का मुजमा लगा हुआ था। कांग्रेस के प्रसिद्ध लीडर सनो देवी एक दुकान के सामने बढ़े हुए तख्तों पर खड़े होकर अपने व्याख्यान के अंतिम शब्द कह रही थी। मुसलमान भाइयों, कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री आपके सामने है। कांग्रेस ने मुसलमानों के जायज हकों की कभी मुखालफत नहीं की। आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लीग की मिनिस्ट्री कायम करना चाहते हैं, तो वो भी आपस के समझौते से ही मुमकिन है। जो लोग आपसी लड़ाई करते हैं तो कौमी खुदकुशी की राह पर चल रहे हैं। वामापच्छी कांग्रेसी शर्मा जी शोरी और कम्युनिस्ट हजारा सिंह, प्रद्युम्न इब्राहिम आदि मौजूद थे। इन लोगों ने नरेंद्र सिंह और असद को रोक लिया। पूरी घर लौट आया। 4 मार्च प्रातः अखबार बेचने वालों की पुकारों में जोश था। शीर्षक उत्तेजक था। छत्रपति दैनिक का शीर्षक था, लीगी हलकों में मायूसी। पंजाब असेंबली की लीग पार्टी के लॉन्डर खान ममदूद को गवर्नर ने हिंदू सिखों में शामिल किया। दैनिक सियासत का शीर्षक था, कांग्रेस और हिंदुओं को लीग के जमहूरी हकूक नामंजूर। प्राय सभी हिंदू पत्रों में पंजाब के दूसरे नगरों में लीगी मंत्रिमंडल बनाए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन के समाचार थे और मुस्लिम पत्रों में भी सभी नगरों से यूनियस मंत्रिमंडल के टूट जाने पर संतोष और लीग का मंत्रिमंडल तुरंत बनाए जाने की मांग के प्रदर्शन का समाचार था। गली के लोगों ने गवर्नर के इस व्यवहार के प्रति संतोष प्रकट किया। बाबू गोविंद राम ने कहा, खिजर मिनिस्ट्री में मुसलमानों को क्या कमी थी? खिजर जरा कम तासुबी था। ये चाहते हैं बिल्कुल औरंगजेब का राज। अंग्रेज इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर जी ने राय दी, लीग की हुकूमत हो जाएगी तो ये लोग सब स्कूलों में सिर्फ उर्दू लाजमी कर देंगे और कुरान को टेक्स्ट बुक मुकर्रर कर देंगे। जयदेव ने तर्क दिया, अगर कांग्रेस और लीग का संयुक्त मंत्रिमंडल हो तो ये सब कैसे हो सकेगा? यूनियन मिनिस्ट्री में भी तो मुस्लिम, सिख, हिंदुओं की मिलीजुली मिनिस्ट्री थी। लीग भी कुछ न कुछ हिंदुओं को जरूर लगेगी। फर्क इतना है कि वो लोग प्रोविशनिस्ट हैं, लीग के मुसलमान एंटी ब्रिटिश। लीग के लीडर और जिन्ना मजहबी मुसलमान नहीं, पॉलिटिकल मुसलमान। उन्हें हुकूमत करने का मौका चाहिए। कानून हिंदू और मुसलमानों के लिए दो नहीं हो सकते। मास्टर जी ने टोक दिया, क्या कहते हो? हिंदू मुसलमानों के शादी ब्याह और विरासत के कानून अलग अलग है, उनकी छुट्टियां अलग अलग है। लीग की हुकूमत में दिवाली की छुट्टी खत्म होगी और ईद की 4-4 छुट्टियां होंगी। डॉक्टर प्रभुदयाल गत रात विलम्ब से लौटा था, इसलिए कुछ विलम्ब से ही नीचे गली में उतरा। उसने रहस्य के स्वर में बताया, गलती सब हमारे कांग्रेसी और हिंदू लीडरों की है। गत डॉक्टर साहब बता रहे थे कि खिजर 2 महीने से कह रहा था, लीग के इन प्रदर्शनों के विरुद्ध मामूली सा भी हिंदू मुस्लिम राइट करवा दो तो मैं 4 दिन में इन सबको उधाड़ कर फेंक दूंगा। तब तो कांग्रेसी माने नहीं। कांग्रेसी लीग समझौते की उम्मीद करते रहे। गवर्नर आखिर कब तक तमाशा देखता रहता? अब वो इन्हें खुद ठीक करेगा। तभी तो उसने खान ममदूद को टके सा जवाब दिया, कैबिनेट में हिंदू सिख के नुमाइंदे होने जरूरी है। बना ले बेटा मिनिस्ट्री। लगभग 12 बजे महेश गोलबाग से दफ्तर आया। वो हिंदू सिख विद्यार्थियों की सभा में गोली चल गई थी। उसने कहा, पुलिस ने समूह को हट जाने के लिए चेतावनी दिए बिना गोली चला दी। गोलबाग के 12 गोलबाग के बाहर अपर माल रोड पर से जाते कुछ लोगों पर गोली चलाई गई और सड़क के साथ गवर्नमेंट कॉलेज के बोर्डिंग के बरामदे में खड़े एक विद्यार्थी को भी मार दी गई। लोग गोलबाग से तो भाग गए, लेकिन मामला बढ़ेगा। उसने मजंग और नीला गुंबद पर भी झगड़े की खबरें सुनी थी। कर्फ्यू हो जाने की संभावना थी। पुरी को ख्याल आया। उसने इंद्रनाथ से बात की। मेरी बहन दयाल सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में गई थी। फसाद बढ़ गया था, कर्फ्यू हो गया तो उसका घर पहुंचना कठिन हो गया। लाइब्रेरी जाकर देखा हूँ। अगर बहन जा चुकी हुई तुरंत लौट आऊंगा, वरना उसे गली तक छोड़कर अभी लौटता हूँ। उसने इंद्रनाथ से साइकिल भी मांगी। तारा लाइब्रेरी में ही थी और भी 8-10 विद्यार्थी, असद भी था। सब लोग चिंतित थे। गोलबाग में दयाल सिंह कॉलेज का विद्यार्थी निहाल चंद भी घायल हुआ था। यहाँ जयदेव को दिल्ली दरवाजे और मोची दरवाजे पर छुरे चले जाने का भी समाचार मिला था। असद ने पुरी को बताया, तारा घर लौट रही थी, परंतु झगड़े का समाचार मिलने पर उसे रोक लिया है। एमए का विद्यार्थी भरद्वाज भी लाइब्रेरी में था। वो अपनी गाड़ी में आया था। भरद्वाज ने तारा को साहलवी के अंदर बोला पांदे की गली तक पहुंचा देना स्वीकार कर लिया था। जदयू तो दफ्तर लौट गया। उसने दंगा बढ़ने के समाचार इंद्रनाथ और भगत को बताए। भगत ने चिंता प्रकट की, जाने क्या होगा। वो किला गुज्जर सिंह में मुस्लिम बस्ती में रहता था। बोला, मास्टर तारा सिंह और डॉक्टर भार्गव के प्रोग्राम आरंभ हो गए, देखो क्या होता है। दफ्तर में पूरी भगत और लेखराम के विचार प्राय मिलते जुलते थे। जदयू घंटे भर के लिए छुट्टी लेकर गया, इसलिए 5 बजे से पहले दफ्तर से नहीं निकल सका। रेलवे रोड यथावत चल रही थी। पूरी रास्ता काटने के लिए चौकमत्ती से पापड़ मड़ी होकर मच्छी अड्डा तक गया तो जगह जगह उत्तेजित और आतंकित लोगों के गिरोह दिखते थे। उसने सुना परी महल के पीछे मोची दरवाजे की तरफ कुछ दंगा भी हो गया। जदयू ने गली में कदम रखा तो देखा गली के पल्ले सिरे पर घसीटा राम के मकान के सामने स्त्रियों का जमाव है। तो जो घसीटा राम उनके घर के सामने क्या था, कराहट की पुकार सुनाई दे रही थी। करतारो और राम प्यारी जो थी, करतारो राम प्यारी रो रही थी। आंसू सभी के गालों पर बहे थे। जदयू को देखकर स्त्रियों ने राह कर दी। बीच में फर्श पर दौलू मामा
खून में लथपथ पड़े थे। होली के आरंभ में ही अनेक रंग पड़ चुका उसका मैला कुर्ता अब रक्त के रंगत से लगता। उसकी बगल में कमर से कुछ ऊपर खून से लथपथ कपड़ा पड़ा था। खून रिस भी रहा था। समीप पानी के लोटे गिलास पड़े थे। रतन की माँ ने जयदेव से कहा, काका, मामा को जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। पुष्पा की मूडी यानी छोटी उम्र का नौकर चेतू रंगमहल से टांगा बुलाने गया। पीतू दुकान से अपने पिता और भाई को बुला लाई थी। खुशहाल सिंह टांगा लाने के लिए सहालमी की ओर दौड़ा। बीर सिंह डॉक्टर प्रभुदयाल के लिए अस्पताल में, जयदेव के दफ्तर में और गुड क्लियरेंस एजेंसी में रतन के लिए फोन करने गया। अवसरवाद जयदेव स्वयं ही सबसे पहले पहुंच गया था। स्त्रियों ने बताया, आधे घंटे पहले दोलो मामा मारी दत्ता, मुसलमान मारी दत्ता चिल्लाता हुआ मोची दरवाजे की ओर की गली से आया और गिर पड़ा। ये देखकर पहले तो स्त्रियां भय से चीख चीख कर अपने घरों में घुस गई, फिर हिम्मत करके बाहर निकली और दोलो मामा के जुर्म में सूखे खीले कपड़े रखकर उसका खून बंद करने का यत्न किया। जयदेव ने मामा के पसीने से तर कपाल पर हाथ रखकर पुकारा, दोलू मामा। दोलू ने आंखें नहीं खोली, एड़ी उसने पीड़ा से पुकारा। बजाज दीवारचंद की स्त्री राम प्यारी उसके समीप झुकी बैठी थी। उसने पानी का गिलास दोलू की ओर से लगा दिया। जयदेव ने फिर पुकारा, मामा, दोलू। जयदेव की आंखें डबडबा गई। मुन्नू, दोलू उत्तर में बोला। आंसू बहती आंखों से जयदेव की ओर देखकर कहा, मैं मरी जाना। जयदेव ने व्याकुल होकर पूछा, क्यों? चेतू टांगा नहीं लाया? मैं जाऊं? रतन आ गया। स्त्रियों ने इधर उधर हटकर जगह बनाते हुए कहा, मामा क्या हुआ? रतन ने दौलू पर झुककर पुकारा, मुनु। दौलू ने फिर आंखें खोलकर बिलाप किया, मैं मरी जाड़ा। उसने रतन के गले में बांह डाल दी। रतन के आंसू बह गए। टांगा आ गया। रतन और जयदेव ने डोलू को उठाया। खुशहाल सिंह ने सहायता दी। तीनों से अस्पताल ले गए। गली के बच्चे रो रहे थे, स्त्रियां सिसक रही थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड आपात चिकित्सा कक्ष में बहुत से घायल विभिन्न मुद्राओं में पड़े कराह रहे थे। सभी और व्यस्तता परेशानी दिख रही थी। डॉक्टर पुलिस के अफसरों के साथ बातचीत में लगे हुए थे। कंपाउंडर और मिलन सिंह जो मर्द सेवक थे वो झल्ला रहे थे। सुबह से 63 लोग आ चुके थे। जाने को मुर्दों को उठा लाते और तहकीकात की बला अस्पताल के गले पड़ जाती है। रतन और पुरी कभी अस्पताल के एक आदमी से बात करते, कभी दूसरे से गिड़गिड़ाते। कोई सुन ही नहीं रहा था। मेहंदी से टंगी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मुसलमान सबको अपनी आंखों में आंसू और हाथों में थमे नोट दिखाकर अपनी जवान बेटी की ओर ध्यान देने के लिए दुहाई दे रहा था। उसे नजराना देने की तमीज नहीं थी। वो बार बार फटकार ही पा रहा था। डॉक्टर प्रभुदया लगभग 1 घंटे बाद पहुंचा। उसकी सिफारिश से इमरजेंसी ड्यूटी के डॉक्टर यूनिस ने सबसे पहले उनके केस की ओर ध्यान दिया। दोलू को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया गया। दोलू का रहना छोड़कर आधा मूर्छित हो ही चुका था। उसे मूर्छित करने के लिए अधिक दवा नहीं देना पड़ा। जांच पड़ताल हुई। छुरे का घाव गहरा और लंबा था। डॉक्टर यूनिस ने टाँके लगा दिए। दोलू की नाड़ी थामे नर्स बोली, सिक कर रहा है। तुरंत 2 इंजेक्शन दिए गए। डॉक्टर ने राय दी, 8 औंस खून दिया जाना चाहिए। शरीर में खून दिए जाने के विषय में जानकारी न होने के कारण रतन और पुई दोनों ही दोलू के लिए अपने शरीर का रक्त देने के लिए आगे बढ़ गए। समझाए जाने पर रतन ने अस्पताल में प्रयुक्त शोध हुए रक्त का मूल्य 24 रुपये निकाल कर दे दिया। डॉक्टर प्रभुदयाल के लिहाज से डॉक्टर यूनिस ने दोलू की मूर्छा टूटने तक पूरी और रतन को उसके समीप रहने की अनुमति दी। दोलू की मूर्छा महामूर्छा में पड़ी हो गई। रतन दोलू के शरीर का उचित आदर संस्कार करने के लिए उसे गली में उठा ले जाना चाहता था। डॉक्टर यूनिस ने पुरी को इस विषय की कानूनी लाचारी समझाई। कानून ने अस्पताल छुरे के घाव लगे आदमी के कत्ल के मामले में पुलिस को सूचना देने के लिए बाध्य था। 100 तहकीकात के लिए पुलिस के हवाले किया जाना था। जब तक सिविल सर्जन या उसका प्रतिनिधि चीरफाड़ 100 की परीक्षा नहीं करता, पुलिस 100 के संस्कार की आज्ञा नहीं दे सकती, यानी उसको ले जा नहीं सकते, क्योंकि तहकीकात करना जरूरी था। पुरी और रतन अस्पताल से निकल रहे थे तो लाउड स्पीकर पर कर्फ्यू हो जाने की घोषणा हो गई और ये पता चला कि दिल्ली दरवाजे चौकमती में नए भयंकर दंगे हो जाने के बाद आग लग गई है। सालमी के बाजार में सब दुकानें बंद हो चुकी थी। पुरी और रतन गली में पहुंचे तो बहुत से लोग दलू का समाचार बनाने के लिए प्रतीक्षा में खड़े थे। सब लोग रो रहे थे और एक तरीके से दरवाजे की चौखट से पीठ सटाए कुछ बोलने लगी। बेचारे को दीवान चंद के पिता ने नौकर रखा था। तब खूब जवान था। बजाजे की गायें ढोआ करता था, उनकी भैंस धोता था। आदमी बड़ा देवता था, अच्छा हाथ का अच्छा सुच्चा था। दीवानचंद बोला, मैं तो तब पांधे के यहाँ पढ़ता था, दुकान पर बैठने भी शुरू नहीं हुआ था। भैया जी यानी पिताजी ने इसे कोठरी दे दी थी तो मैंने भी कभी किराए की बात नहीं की। जम्मू रियासत में कहीं वैष्णो देवी के आसपास का था बेचारा। 125 रुपये इसका, जैसा सब लोग कहे, चाहे मंदिर में दे दे या गौशाला को। दोलू मामा ने गली के सभी जवान जवान लड़के और बच्चों को भी गोद में खिलाया था। गली में खूं वाली गोविंद राम और मास्टर जी तो उसे नाम से पुकारते थे। शेष सब लोग मामा कहते थे। मतलब कि एक तरीके से मामा तेरा एक भांजा भांजी हो गई, इस तरीके से बड़ा मतलब वो प्रेम था। तो उसके जाने से सब बहुत ज़्यादा विचलित थे कि उसके साथ कितना गलत हुआ। दोलू अपने बिना दांत की जबड़े दिखाकर बड़े अभिमान से कहता, अरे मेरे सामने क्या बोलते, तुम सबने मुझ पर हगा मूता है, यानी सबको मतलब उसने खिलाया है। जयदेव ने जब से सूंद संभाली दोलू को
टीन की एक संदूकड़ी में अपना सौदा लिए आसपास की गलियों में बेचते देखा था। उसकी संदूकड़ी में पतीसा, पेपरमिंट, लेमचूस की गोलियां, ऋतु के अनुसार आम, पापड़, यही सब रहते। गली की स्त्रियां, खासकर मेला देई और बसंत कौर, प्राय दौलू मामा से लड़ती रहती थी कि बच्चों को रिझाने के लिए चोरी चोरी इमली और आम पापड़ देता रहता। वे कहती, मामा तेरा अच्छा लाड़ है, बच्चों को गले खराब हो जाते हैं। मेला देई का बड़ा लड़का रतन और फिर विजय और दम्मो भी गले सुरीले होने के कारण मामा से बहुत हिले हुए थे। वो अपने ऊट पटांग पहाड़ी झिटकियां सिखाता रहता था। मच्छी हाट, कंजरफल्ला, बच्चू वाली, रंगमहल की गलियां और मूची दरवाजे के बाजार की गलियों के बच्चे भी जानते थे कि मामा केला कहने से बहुत चिढ़ता था। बच्चे उसे देखकर केला केला पुकारने लगते। एक तरीके से सब एक एक करके जो है उसको याद करते थे कि मामा सौदा लगे। मामा उत्तर देता, आजा बच्चा, आजा मुन्नू। इस तरीके से मामा गली बककर उन्हें डराने के लिए धरती पर छड़ी पीटने लगता। 3 दिन पूर्व अष्टमी से होली का रंग शुरू होने पर हर गली में सबसे पहले लाल, नीला, पीला रंग दोलू मामा पर ही पड़ता। सबसे पहले आलू काटकर बनाई गई गधा या उल्लू की मोहर मामा की ही पीठ पर लगाई गई। आसपास के मोहल्लों में खून की होली में भी मामा ही सबसे पहले डूब गया। मास्टर जी ने भी दोलू की स्मृति में कहा, इस आदमी को लोग बिल्कुल नहीं, उसके अंदर लालच नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, सभी को वो अपना ही समझता था। यही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है। सर्वसम्मति से निश्चय हो गया कि कल तीसरे पहर अस्पताल से मामा का शव लाकर उसका उचित संस्कार होगा। जयदेव जीना सड़क ऊपर चला गया। तारा और उषा दोनों बिजली के प्रकाश से समीप बैठी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ रही थी। हरी भी चटाई पर बैठा सामने चौकी पर रखा कॉपी में कुछ लिख रहा था। माँ मुन्नी को गोद में लेटाए जो है मुन्नी की फ्रॉक का उघड़ा हुआ बकिया ठीक कर रही थी। जयदेव को आया देखकर माँ आंसुओं से भरी स्वर में लड़कियों की ओर देखकर बोली, उषा भाई को खाना परोस दे, मैं उठूंगी तो मुन्नी रो पड़ेगी। उसे एक बार कहने से कभी कोई काम करती थी नहीं, पर आज मामा की वियोग ने उसकी ऐंठ को भी नम कर दिया था। उसने खुली पुस्तक को चटाई पर औंधा रखकर और जो है थाली परोसने चली गई। जयदेव कपड़े बदलता हुआ सोच रहा था, मरने वाला तो चला जाता है, संवेदना और शोक मर जाने वाले के संबंधियों के प्रति प्रकट किया जाता है, परंतु दलू मामा की मृत्यु पर शोक किसी दूसरे के प्रति शिष्टाचार या सहानुभूति में नहीं प्रकट किया जा रहा था। ये सभी का अपना शोक था, वह सभी का अपना था। मामा किसी का ना होकर भी सभी का अपना था। 5 मार्च प्रातः 5 बजे कर्फ्यू समाप्त हुआ, इसलिए पत्र कुछ विलंब से आए। पत्रों में पहले पृष्ठ पर 4 मार्च की संध्या तक की लीग मिनिस्ट्री ना बन सकने का समाचार था। ये भी था कि हिंदू, सिख और कांग्रेसी लीग ने लीग मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की स्थापना का विरोध करने के लिए एंटी पाकिस्तान लीग की स्थापना की। सर्वसम्मति से इस लीग के डिक्टेटर मास्टर तारा सिंह को स्वीकार किया गया। रावलपिंडी में भयंकर दंगा हो जाने पर पुलिस द्वारा स्थिति संभाल लेने, लाहौर में हिंदू सिख विद्यार्थियों के जुलूस पर गोली चलाए जाने और चौकमत्ती में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाने और आग लगने तथा बजंग और दिल्ली दरवाजे के समीप छुरा चलने के समाचार भी थे। चौकमत्ती के बारे में हिंदू अखबारों का कहना था कि हिंदुओं के शांत जुलूस पर मुस्लिम मोहल्लों में किश्तबारी ईंट पत्थर की वर्षा हुई है। लाहौर में एक दिन में 18 की मृत और 100 से अधिक आहत हो चुके हैं। लीग का मंत्रिमंडल ना बन सकने से गली के लोगों का संतोष था। कशिश जी पैरोकार के डायरेक्टर एडिटर थे और बनारसी दास सोंधी मैनेजिंग डायरेक्टर। दोनों ही पत्र के लिए लिखने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहते। संपादकीय तथा टिप्पणियां लिखने का काम सहायक संपादक भगवंत राम इंद्रनाथ और के चड्डा बारी बारी से करते। पुरी का पद उप संपादक का था, परंतु उसे भी संपादकीय लिखने का अवसर या काम दे दिया जाता। शेष लोग दूसरे पत्रों से समाचार का संग्रह, अनुवादक, प्रूफ आदि देखने का काम करते। बनारसी दास और कशिश जी किताबात के लिए लिखी किताबों की तो दी जाने वाली पूर्व जो टिप्पणियां होती थी लेख और संपादकीय, उस पर एक सरसरी नजर दौड़ा लेते। समय ना होता तो बस यही चलते। भगत राम को बहुत जोर से जुकाम हो रहा था, आंखें चढ़ी हुई थी। सेवाराम से गरम गरम ताजे भुने चने मंगाकर रुमाल में लिए सूंघ रहा था और माथे पर सेक ले रहा था। किसी तरह कलम चलाने योग्य हो सका। पिछले महीने प्रसव के समय स्त्री की बीमारी और नवजात शिशु की बीमारी में कई छुट्टी जो है सेवाराम ले चुका था। शेष काम तो सहायक संपादक और उप संपादक आपस में निभा ही लेते थे, परंतु 5 मार्च को भगत राम की संपादकीय लिखने की बारी थी, इसलिए सोंधी जी से छुट्टी के लिए कहने का साहस हो नहीं पा रहा था। उसने पुरी की ओर देख व्यवस्था प्रकट की, यार पुरी, मेरी हालत देख रहे हो ना, आज का एडिटोरियल तुम ही लिख डालो, तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी पे मैं लिख दूंगा। अमन के लिए कॉमरेड कपूर की अपील के बिना ही ठीक रहेगा। जयदेव ने कुछ पल सोचा। स्वयं 2 बजे दौलू मामा की अर्थी के साथ उसको जाने के लिए छुट्टी लेना था। दफ्तर आते ही दौलू मामा पिटिपली लिखने लगा। उसने अनुभूति मतलब उसके मन में भी एक संवेदना थी कि चलो हम मामा के प्रति ही जो जो लिखना है उसमें सच्चाई लिखता हूँ।
और भगत राम से छुट्टी ले ली। जयदेव ने मन ही मन सोचा, दौलू की अर्थी में नहीं जा सका तो क्या हुआ, दौलू की स्मृति में अपनी श्रद्धा तो प्रस्तुत कर ही सकता हूँ। जयदेव 5 बजे के लगभग पैरोकार के दफ्तर से चला तो विश्वास था कि रतनवीर सिंह मेवाराम दौलू की अर्थी राम के बाग में ले जा सके होंगे। संभव है लौट भी आए होंगे। दफ्तर से छुट्टी पाते समय वो थकान अनुभव करता था। पूरी का विश्वास था कि लिखने की रुचि होने के कारण पत्र का अनुभव करता कि पूरी का विश्वास था कि लिखी जो है लिखने की रुचि होने के कारण पत्र का काम उसके स्वभाव के अनुकूल था। इस काम के लिए वो कभी बोझ नहीं लगता था और वो लिखने बैठ भी गया। लिखा भी 2 दिन पूर्व रविवार संध्या समय पूरी कनक के यहाँ गया था, परंतु नैयर बैठक में मौजूद था और लगातार यानी उसका जीजा बैठा ही था। वो पंडित जी से मकान के लिए जमीन के संबंध में बात कर रहा था। इस बातचीत में पूरी क्या सहयोग दे सकता था। उसने कनक को संकेत किया बाहर चलना संभव होगा। कनक ने संकेत ग्रहण नहीं किया। नैयर की उपस्थिति पूरी को सुहाती नहीं थी। नैयर उसकी ओर देखता था कि परिचय तो है परंतु प्रयोजन नहीं। जयदेव नैयर की उपस्थिति में बैठने का कोई लाभ नहीं देकर फिर आऊंगा के घर चला गया। आज फिर पूरी की इच्छा थी कि घर लौट हाथ मुंह धो कपड़े बदल कर ग्वाल मंडी हो जाऊं। जयदेव दफ्तर से लौटा तो मास्टर जी स्कूल में परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टियां हो जाने के कारण घर के चबूते पर बैठे थे। मास्टर जी का चेहरा उदास था। गली दौलू मामा के शौक में थी। पुरी को अस्वाभाविक भी लगा। काका बहुत बुरी खबर है। मास्टर जी पुरी के समीप बैठे ही बोले, बाधवामल जी की ज्वाई कल रात कत्ल हो गया। कौन कहता है? पुरी ने आघात को अविश्वास से जो है प्रकट किया। मास्टर जी को जिस सूत्र से समाचार मिला था जयदेव को बता दिया और बोले, काका जी बधाई के अवसर पर एक बार आदमी चूक भी जाए तो सहा जाता है, लेकिन गमी के अवसर पर ना जाना बहुत ही अनुचित होगा। तुम कुछ पानी वानी पी लो। तो खड़े पैर उतारा और उर्मिला की ब्याह उर्मिला का जो ब्याह था उस स्टेशनरी के थोक व्यापारी भाटी दरवाजे के दौलत राम चड्ढा के लड़के केवल कृष्ण से हुआ था। मास्टर जी बाधवन और नारंग के लड़के जगदीश और बेटी उर्मिला दोनों को पढ़ा ही चुके थे, इसलिए उनके घर भी विवाह के समय निमंत्रण की मिठाई आई ही थी। मास्टर जी बधाई देने गए थे। पूरी टाल गया था, परंतु इस समय टाल देना संभव नहीं था। मास्टर जी के साथ मनसू चला। वो गली में कनक के यहाँ जाने का अवसर नहीं दिखा। जयदेव की कल्पना में मरी में बिताया एक मास जो एक महीना उसने बिताया था और उर्मिला से जो प्रेम प्रसंग चला था वो याद हो चुका। कितना दुसाहसी उर्मिला थी। कल विवाह आज विधवा। मतलब कि अभी शादी हुआ था और इतनी जल्दी विधवा विधवा हो गई। और ये हिंदू मुस्लिम द्वेष क्या करेगा। प्रेम के नशे में गुलाबी प्रेम के आंसुओं की बूंदों से प्यारी लगने वाली उन आंखों से आंसुओं के भन्ने बरस रहे होंगे। प्रणय के उन्माद में चहकती बुलबुल की आंसुओं में वो आंखें नारंग जो आंखें मूंद माथा पकड़े बैठे थे। कई लोग शोक के लिए आए हुए। बार बार एक ही बात कही जा रही थी, ब्याह को 2 महीने ही तो हुए थे, 2 महीने और ठहर जाते। इसे ही तो विधवा का लेखा कहते हैं। अभी ससुराल में रही भी कहाँ, एक बार 2 दिन के लिए फिर 4 दिन के लिए। घर पर ही तो थी बेचारी। खबर आई थी मायके के लोग रोकते पीटते वहां पहुंच कर आए। पातक पूरा ही हो जाए ले आएंगे और क्या। जयदेव रात भर उर्मिला के जीवन की उमंगों और उसके अपार दुख भरे भविष्य की बाबत सोचता रहा। कल्पना पूछती, उर्मिला ने विवाह के बाद अपने पति से कैसे व्यवहार किया होगा। संभव है विवाह से पूर्व उसने कई लोगों से प्रेम करना चाहा, क्या मालूम प्रेम की कितनी प्रबल भूख है उसमें। अब उम्र भर के लिए प्रेम की अनाधिकारी हो गई। 6 मार्च प्रातः भोला पांडे की गली और आसपास की गलियों के लोग पैरोकार में संपादकीय लेख के साथ एक कॉलम पर दौलू मामा शीर्षक देखकर चौंके। डॉक्टर प्रभु दयाल लेख पढ़कर सुनाने लगे। दौलू मामा, तुम लाहौर की कितनी गलियों के कितने बच्चों के मामा थे। तुम उम्र भर रोजाना सैकड़ों बच्चों को हंसा हंसा कर आज उन्हें फूट फूट कर रोते छोड़ गए हो। इन भोले बच्चों का खिलौना किस जालिम ने छीन लिया। मामा किसका दुश्मन था। मामा ने यूनियन मंत्रिमंडल से मतलब रखता था, ना लोगों की बजारत से। वो मानव था, केवल निरीह मानव। उसका खून मानवता का खून, बेबस मानव का खून। मानवता के खून की इस प्यास को कौन भड़का रहा है। दोलू मामा ने एक खाट की जगह के लिए भी, एक रोटी के लिए भी कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। वो किसकी वजारत और रियासत की राह में रुकावट बन रहा था। मोहम्मद, जब तुमसे खुदा तुम्हारे कातिल का नाम पूछेगा तो तुम्हारी उंगली किसकी तरफ उठेगी। क्या खुदा नहीं जानता कि तुम्हारे कत्ल के लिए उत्तेजना दिलाने की जिम्मेदारी उन नेताओं पर है। तो जब इसने इस तरीके से लिखा ना, तो अब देखिए इसको कैसे डांट पड़ेगी, क्योंकि इसने सच्चाई लिखा। रतन ने जयदेव के समीप जा उसकी बांह पकड़कर धीमे तथा दृढ़ स्वर में कहा, भाई मैं कसम खाता हूँ कि दौलू मामा का बदला मैं लूंगा। जयदेव कुछ बोल नहीं पाया। एक ही घटना का प्रभाव रतन और स्वयं उस पर भी कितना भिन्न था। फिर लोगों ने पैरोकार का संपादकीय पढ़ा। कांग्रेस और लीग के रहनुमाओं के नाम पढ़े। कांग्रेस और लीग दोनों ही संस्थाओं ने देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए जन्म लिया था। आज इन दोनों संस्थाओं के नेता पंजाब प्रांत का शासन गवर्नर के हाथों सौंप देने के लिए जिम्मेवार हैं।
आज ये दोनों विदेशी शासन के कठपुतले उन्हें सदा धोखा देने वाले को मित्र और साम्राज्यवाद विरोधी सहायक शक्तियों का अपना शत्रु घोषित कर रहे हैं। जिस तोड़ी ने लीग यानी कहते हैं कि जिस तोड़ी ने लीग के हिंसात्मक आंदोलन पर लाठियां बरसाई, वो आज लीग का भाई है। 2 महीने तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नारे लगाकर साम्राज्यशाही और उसके काले कानून को समाप्त करने की लीग की प्रतिज्ञाओं का हुआ क्या? जिस खिजर ने युद्ध काल में कांग्रेस के नेताओं को जेल में बंद कर पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्यशाही के कदमों पर कुर्बान कर दिया, वो आज इन कांग्रेसी नेताओं का अपना बन गया है। यानी कहीं ना कहीं जो मन था, जयदेव को गुस्सा था, नहीं उसने सारे अपने गुस्से को जो है यहाँ पे निकाल दिया। याद रखो, कांग्रेस अपने जन्म काल से मुसलमानों को उतनी ही प्रतिनिधि है जितनी हिंदुओं की है। कांग्रेस के झंडे में से हरा रंग फाड़कर तुमने अपना एक हाथ काट दिया। महात्मा गांधी और नेहरू विदेशी शत्रु के सम्मुख संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए लीग का साथ, केंद्रीय सरकार बनाने के लिए तैयार है और पंजाब की कांग्रेसी लीग का बहुमत होने पर भी उनके साथ सूबे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो अभी हो रहा था सत्ता में उलटफेर, तो ये लोग जिसके लिए शुरू किए थे और यात्रा कहाँ पे लाके रोक रहे थे, इन सबसे वाकिफ थे जयदेव। तो जयदेव ने बिल्कुल वही वही चीजें इसमें लिखी। एक दिन में इतने खून क्या आपको संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं, दुश्मन के जश्न के लिए अपने जिस्मों के मसाले बनाकर मत चलाओ। लोगों ने पढ़ा, उन्होंने बीते कल की तरह लोगों को गालियां नहीं दी। जयदेव ने नहीं बताया कि लेख उसका ही लिखा था। तारा समझ गई थी। प्रशंसा करने के लिए तारा ने कहा, कॉलेज में सब लोगों को ये संपादकीय पढ़ने के लिए कहूंगी। पत्रों को पढ़ने वाली जितने भी परिचित पुरी से मिले, सबने इस लेख की चर्चा की। कुछ ने लेख के साहस की और कुछ ने एकता की मांग की प्रशंसा। कुछ ने लेखों की शैली की। कॉमरेडों ने आकर जयदेव की पीठ ठोकी और उसे एकता द्वारा बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजी समझाने लगे। पैरोकार के दफ्तर में सब लोग प्रसन्न नहीं थे। भगत चिंतित था। उसे मालूम हो गया था कि लेख सोंधी जी को पसंद नहीं आया। पुरी को परवाह नहीं थी, अकेले सोंधी की राय से होगा क्या। पुरी अपना कलम अर्थात अपनी शक्ति की सार्थकता और सफलता के उत्साह में था। दफ्तर से लौट मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और गत संध्या के निश्चय अनुसार ग्वाल मंडी चला गया। पुरी पंडित जी के मकान पर 6 बजे पहुंचा। भाग्य की बात, नैयर और कनक की बड़ी बहन कांता दोनों ही थे। कनक ने कुर्सी से उठाइए कहकर पुरी का स्वागत किया। कांता ने, यानी उनकी बड़ी बहन जो थी कनक के, पुरी को 2-3 बार ही देखा था। उसने विशेष ध्यान नहीं दिया था। नैयर करवट से शिथिल बैठा, उसने वैसे ही बिना हिले उसने सिर के इशारे से पुरी को नमस्ते स्वीकार की। पुरी की कुर्सी पर बैठते ही कनक ने उत्साह से सराहना की। आज तो आपने बहुत ही जोरदार लिखा। वह नैयर की ओर घूम गई। आपने पुरी जी का लेख देखा है? कहाँ? नैयर ने बिना कौतूहल के पूछ लिया। पैरोकार में, मैं ट्रिब्यून पढ़ता हूँ। उसने कहा, मैं ट्रिब्यून पढ़ता हूँ। सुनाऊं? कनक ने आग्रह किया, पर बैठी रह गई। पुरी को अपने लेख की चर्चा की अवहेलना कर देना अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन पूर्व की बात कनक को याद आ गई। पुरी के प्रति नैयर का उपेक्षा दिखाना कनक को बुरा लगा था। अब पुरी ने इस विषय में संकेत किया तो कनक ने कह दिया, आपको उनकी परवाह क्यों हो? साहित्य कला की बात के लिए उन्हें फुर्सत कहाँ? कानून और अदालत के आदमी, रुपए और जायदाद से उन्हें मतलब। कनक ने पुरी को तो बहला दिया था, परंतु जीजा के व्यवहार के प्रति अपना असंतोष प्रकट किए बिना नहीं रह सका। दोनों में आधुनिक जीजा साली का चूहल छेड़छाड़ी बोली ठोली खूब चलती थी। कांता का कोई भाई नहीं था, इसलिए नैयर सालियों को और भी अधिक समीपी हो गया था। घर में अपने रहस्य की बात वह जीजा से ही हो तो कर पाती थी। बड़ी बहन कांता से केवल 3 बरस छोटी और इकार जीजा से उसका सबसे अधिक सामीप्य और आत्मीयता था। कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ प्रणय और आकर्षण के अखाड़े में अपने को सुरक्षित समझकर पैतृक का परिचय पाने का यत्न नहीं करती। ऐसा भी संभव था कि कोई बात नैयर कांता को ना कहकर कनक से ही कर लेता। कनक ने नैयर से शिकायत की, जीजाई, पुरी जी के प्रति आप इस तरह इनडिफरेंस उपेक्षा क्यों दिखाते हैं? वे भी तो गेस्ट हैं, हम उनका भी तो एहसान है। नैयर ने इस आरोप के प्रति विस्मय प्रकट किया और बोला, उस आदमी से क्या बात की जा सकती है? यहाँ वहाँ स्वयं ही अपने को आउट ऑफ प्लेस स्थानच्युत समझता है। सदा कुछ सहमा सा कल्चर्ड संस्कृत लोगों में बैठने का अभ्यास उसको नहीं है। कनक ने इस अन्याय के विरोध के लिए पुरी के विषय में जो कुछ कहा, उससे नैयर की मन की गांठ खोलने का अवसर मिल गया। कुछ समय से वह पुरी की तुलना में अपने प्रति कनक का अलगाव अनुभव करने लगा था। उसने कनक को घूर कर कड़ी जिराह की। यह ट्यूटर के सम्मान का तकाजा है या कोई दूसरी भावना बोल रही है? हाँ है, क्यों नहीं? कनक निसंकोच कह देने को थी, परंतु उचित न लगा। पुरी जी से परामर्श किए बिना ऐसा कदम उठा लेना उचित नहीं था। परिवार के सामने प्रश्न रख देने के विषय में अभी तक वो पुरी से बात नहीं कर पाई थी। अपने आप को रोककर कह दिया, आपको जाने क्या क्या दिखाई देने लगता है? मुझे क्या दिखाई दिया? तो फिर ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या? नैयर ने अपने विस्मय को जिज्ञासा में बदल दिया। ईर्ष्या का कोई कारण है? मैं नहीं बात करती आपसे। ये क्या तरीका है? कनक समझ कर
क्रोध में जीजा से 2 दिन नहीं बोली। निश्चय किया था जब तक पुरी से अपने घर में बात करने के विषय में परामर्श नहीं ले लेगी तब तक वो बताएगी नहीं, खासकर बेईमान जीजा के सामने। नैयर और कांता की उपस्थिति में पूरी उपेक्षित सा चुप बैठा था। यूं ही इधर उधर की बातें चलती रही। कनक विशेष संयम से एक पुरी से करती हुई नैयर और कांता से भी कुछ कह लेती। बातें दंगों के संबंध में नैयर के पड़ोसी मिर्जा के बारे में चल रही थी। पंडित जी दफ्तर में कोई खास काम समाप्त कर रहे थे। नैयर सबको मॉडल टाउन ले जाने के लिए बैठा था। पूरी संगत में असुविधा और उपेक्षा अनुभव कर रहा था। उसने चले जाने की आज्ञा चाहिए। नैयर और कांता ने विशेष ध्यान दिया नहीं। कनक ने ठहरने के लिए अनुरोध न कर उठकर विदाई दे दी। बैठक से बाहर आकर पुरी को बहुत बुरा लगा। सोचा मामला क्या है, स्पष्ट उपेक्षा और अपमान। पिछली बार और इस बार भी कनक का ये कैसा व्यवहार। मन में आया अब यहाँ नहीं आएगा। फिर सोचा बाहर मिलकर पूछूंगा तो सही रहेगा। रात में नींद आने तक पुरी के मन में कनक के व्यवहार के कारण खिन्नता थी। फिर इसके बाद 7 मार्च जयदेव ने दफ्तर के कमरे में कदम रखा ही तक उसकी ओर भगत राम की आंखें मिली। पूरा इशारा पकड़ भगत राम के पीछे बाजार की ओर खुलते छज्जे में पहुंचा। भगत राम के चेहरे पर परेशानी स्पष्ट थी। गजब हो गया। भगत राम ने कशिश के कमरे की ओर संकेत करते बताया, कहता है कि हम लोग कांग्रेस और हिंदू के साथ दगा कर रहे हैं। पैरोकार में 5th कॉलमिस्ट भेदिए घुसाए हैं। कहता है तुम पर उसे पहले ही शक था। तुम पिछले साल नाइक विद्रोह के अवसर पर भी कांग्रेस की पीठ में छुरी ही मारे थे। मुझसे नाराज है कि मैंने ऐसे अवसर पर तुम्हें एडिटोरियल लिखने दिया। तुम जानते हो मेरी तबीयत खराब थी। मैंने तुम्हारा लिखा पढ़ा भी नहीं था। तुम उस दिन न लिखते तो एक दिन बाद वही लिखते। मैंने लिखा है और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पुरी ने भगत राम की चिंता की परवाह न किया। कशिश जी के यहाँ से संदेश पाकर पुरी उनके कमरे में पहुंचा। कशिश जी गंभीर और तत्पर मुद्रा में बैठे थे। सिर पर नोकदार तीखी टोपी मौजूद थी। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से बंधी थी। जयदेव के नमस्ते के उत्तर में कशिश ने सामने रखे पृष्ठ की ओर संकेत कर प्रश्न किया, ये क्या तमाशा किया है। जयदेव ने संयम से काम लेने के लिए उत्तर दिया, मैंने अपने विचार में तमाशा नहीं किया। कम्युनल डिस्टर्बेंस सांप्रदायिक दंगे की आग को शांत करने के लिए अपील की है। आपका ख्याल है सेंटिमेंट की आड़ लेकर आपने जिस तरह कांग्रेस और हिंदुओं के बैक में स्टेप किया है, हम उसे समझ नहीं रहे हैं। जयदेव ने तिरस्कार के व्यवहार को निकल कर उत्तर दिया, मैंने अपने यकीन में कांग्रेस की पॉलिसी और इंटरेस्ट के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं लिखा। कांग्रेस के लीडरों पर खुरेंची यानी रक्तपात और इस्तेहाल उत्तेजना की तोहमत लगाना, उन्हें बेईमान कहना, ये सही है। मैंने फैक्ट के बिना यानी तथ्य के आधार पर ही चीज़ों को लिखा। तकरीरें मैंने सुनी थी और उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर चीज़ों को लिखा है। जयदेव ने सफाई दी, आप लीग और कांग्रेस दोनों के ही रहनुमाई हैं। आप यहाँ अपने मालिकों को तालीम देने आए हैं। हमें इन कमीनी हरकतों से बख्शिए। अपने उस्तादों के अखाड़े में ही अपने जौहर आजमाइए। कशिश जी ने धमकी देकर चिल्लाया। जयदेव उत्तेजित हो गया। बेशक मैं ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता जहाँ सच्चाई का गला घोटता जाए। कशिश जी ने गहरा ताना दिया, लीग से पहले बातें हो चुकी है, जाइए। हमारे यहाँ ट्रेटरों यानी विश्वासघातकों के लिए जरूरत नहीं है। जयदेव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और क्रोध में गरज उठा, ट्रेटर तुम हो। कशिश जी की आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने मेज पर रखी घंटी का बटन दबा दिया। बाहर कमरे के दरवाजे पर घंटी जोर से बोल उठी। परंतु जयदेव कहता गया, तुम कांग्रेस को धोखा दे रहे हो, मुल्क को धोखा, आवाम को धोखा दे रहे हो। लानत है तुम्हारी नौकरी पर। साथ के कमरे के लोग कशिश जी के चपरासी को बुआकर पूछ रहे थे, भीतर क्या बात चल रही। चपरासी घंटी सुनकर झपटता हुआ आया। जयदेव दरवाजा खोल चुका था। चपरासी के भीतर आ सकने के पहले वो बाहर हो गया। कशिश जी की चिल्लाहट सुनाई दी, इस आदमी को बाहर निकाल दो, दफ्तर में नहीं आएगा। और इस तरीके से यहाँ पे उन्हें निकाल दिया जाता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।